प्रिय प्रतियोगी नमस्कार। कल हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में जाना था, तो आज जानते हैं डचों के बारे में। स्पेन के पतन के बाद पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डचों ने अपनी वाणिज्य और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सामान को लिस्बन तक पहुंचाया करते थे। 17वीं शताब्दी में डचों ने फ्लूटशिप नामक जहाज का निर्माण किया, जो अपने आप में अनोखा और अद्भुत जहाज था। डचों के जहाज भारी और धीमी चलने वाली पुर्तगाली जहाज से काफ़ी बेहतर सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया। डचों ने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः एक व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागर एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर बढ़ा दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसने डचों को पूरब की ओर यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलियस डी हॉटमेन पहला डच था जो 1596 ईस्वी में सुमात्रा और बनताम पहुंचा। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। अब आता है भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डचों ने 1605 ईस्वी में मुसलीपत्तनम में फैक्ट्रियां स्थापित की तथा 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 ईस्वी में सूरत में, बिमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 ईस्वी में कासिम बाजार में, उसके अलावा पटना, बालासोर, नागपत्तनम में तथा 1663 ईस्वी में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारतीय स्थानीय शासकों ने डचों को खूब सहायता प्रदान की, जैसे गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी, मदुरै और तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में भी उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह शुल्क देना पड़ता था। अब जानते हैं डचों के व्यापार के बारे में। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का यह मुख्य केंद्र बन गया। डचों ने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से द्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। मुसलीपत्तनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्रों को भी जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1655-56 में कोलंबो, 1659-63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से
पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना के लिए डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आलंग डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगलों की व्यापारिक फरमान मिलने पर डचों की शक्ति पिछड़ने लगी। 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। डचों के पतन के बारे में जानते हैं। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिसमें डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी किया करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा, उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसीलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा अनुसार साधनों एवं शक्तियों में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया में मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में अपनी स्थिति एवं बस्ती से हाथ धोना पड़ा।